जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, सबसे पहले तो एक बात जो हमसे बहुत ज़रूरी बन पड़ती है करनी, वो ये है कि अभी सारे हिंदुस्तान ने कल एक खबर पढ़ी कि जो सरदार बेअंत सिंह, जो हमारे पंजाब के साबका वज़ीर आला थे, उनके मर्डर के चार्जेस में एक जगतार सिंह तारा नाम का व्यक्ति चंडीगढ़ जेल में बंद है। 17 साल हो गए उनको जेल में। आज हम रिहाई या नॉन रिहाई की बात नहीं करेंगे, सिर्फ बहुत छोटी सी खबर है उसकी बात करेंगे। तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उनकी भतीजी की शादी पर उनको 2 घंटे की पैरोल दी है, सिर्फ 2 घंटे की। याद यूँ आ गया ये तारा का केस कि उधर सुनारिया जेल रोहतक में एक बाबा जी हैं, वो भी एक मर्डर केस में है। दोनों का क्राइम सेम है, दोनों की सज़ा सेम है, दोनों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली हुई है, बाबे को भी और तारा को भी। लेकिन बाबा जी, क्योंकि बाबा जी हैं, वो पैरोल पर आए हैं 28 दिन के पैरोल पर। तारा साहब को पैरोल मिली है 2 घंटे की, और उस बाबे को 7 बार पहले पैरोल मिल चुकी है। धन है हमारा देश, महान है मेरा देश, जय हो हिंदुस्तान। चलिए अब बात करते हैं पंजाब शोक सभा की। मेरा मतलब है पंजाब विधानसभा की। पंजाब विधानसभा का नाम बदलकर पंजाब शोक सभा कर देना चाहिए, क्योंकि हम सब देखते हैं कि पिछले कई सालों से, ये नहीं भी जब से ये आम खास आदमी पार्टी की सरकार आई है, जब कैप्टन साहब थे तब भी ये शोक सभा ही थी, क्योंकि जो सेशन था वो 2 या 3 दिन का हुआ करता था। अब इन्होंने भी जितने सेशन किए हैं 2 दिन के ही किए हैं। 2 दिन में होता क्या है कि 2 बजे तो सेशन शुरू होता है जी। पहले बिछड़ी हुई रूहों को श्रद्धांजलि दी जाती है, फिर मौन व्रत धारा जाता है, फिर 2 घंटे की ब्रेक होती है। अगर 3 दिन का हो तो उस दिन विधानसभा उठ जाती है, अगले दिन आती है। कितना दिन बचा? 1 दिन। सो ये शोक सभा ही हुई ना जी, क्योंकि काम तो कोई होता नहीं। बिछड़ी हुई रूहों को श्रद्धांजलि दी, चले गए, चाय चाय पी, टीए ले लिया। अगले दिन फिर वो जो रूलिंग पार्टी है अपना रोड़ा रप्पा पा के, या अपोजिशन अपना रोड़ा रप्पा पा के बाहर निकल जाती है, तो वर्चुअली विधानसभा हमारी शोक सभा बन गई है। अब साथ ही देखिए, हिमाचल है छोटा सा, हमारे से आधा है, एमएलए भी हमारे से आधे हैं और वैसे भी आधा है। वहाँ अब विंटर सेशन होने वाला है इस महीने के आखिर में। वो 4 दिन का भी कम है, लेकिन वहाँ 4 दिन का है, हम 1.5 दिन का करते हैं। तो क्या लोगों के मसले सुने जाएंगे? जब सुने ही नहीं जाएंगे तो हल क्या होंगे? रूलिंग पार्टी अपना राग अलापती है, अपोजिशन अपना राग अलापती है। वो जो अटेंड करने का जो अलाउंस है वो जेब में डालकर करोड़ों रुपया बर्बाद कर दोनों ही दोनों रूलिंग और अपोजिशन दोनों हा हा करके बाहर निकल जाते हैं। बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो गई है इस देश की। यहाँ मुझे एक, अब जो ख़ास आदमी पार्टी की सरकार है, एक वज़ीर साहब की याद आ रही है। मैं ये तो नहीं कहूँगा मैं उनके हल्के का हूँ, मतलब वो मेरे हल्के के नहीं, मैं उनके हल्के का हूँ, मैं ये कहूँगा। मालवा से ही हैं, किस चीज़ के मंत्री हैं ये नहीं पता, क्योंकि कोई महकमा नहीं है उनके पास, सिर्फ एक झंडी और डंडी है। बहरहाल लीडर तो होते ही सब ऐसे ही हैं, स्पाइनलेस, फ़र्क नहीं पड़ता, झंडी डंडी ही बहुत मानते हैं वो, क्योंकि एस्कॉर्ट्स मिली हुई हैं, फंड मिलते हैं, तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है भी किसी का काम हो, वैसे भी कौन सा करना होता है इन लोगों ने। मैं इनका, इस साहब का जिक्र इसलिए करता हूँ कि 17 में आम आदमी पार्टी की तरफ से लड़े थे और उस एरिए से जीते थे, जब 21 से 22 मेंबर थे। तब ये सबसे ज़्यादा वोकल हुआ करते थे
कि कैप्टन साहब की सरकार के ख़िलाफ़ मैक्सिमम बोलते थे कि जब वो 2 या 3 दिन का सेशन करते थे। तो ही वॉज द मोस्ट वोकल मैन। वो कहते थे जी ये तो डेमोक्रेसी का मर्डर है जी, डेमोक्रेसी का तमाशा है जी, ये है जी, वो है जी, लल्ले पब्बे, पता नहीं क्या कुछ बोलते थे। और ये भी कहा करते थे, और रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम 5-6 दिन 7 दिन से कम नहीं लगाएंगे, सेशन नहीं बुलाएंगे। लेकिन अब ठुल्लू, बड़ी देर बाद ठुल्लू आया है। क्या कुछ होता है यार, जब आप सरकार बन गए तो सब बातें उल्ट हो जाती हैं। जब आप सरकार से बाहर होते हैं तब और होता है, सरकार में आ गए तो और होता है। तो क्या क्या इस देश ने करना है? ऐसे लीडर, ऐसे स्पाइनलेस लीडर हैं। और मैं इस साहब के बारे में एक बात और दावे से कह सकता हूँ, 27 में जो असेंबली के इलेक्शन होने हैं पंजाब के, अगर इन साहब को ये लगा कि आम आदमी पार्टी विकेट पर है, पोजीशन अच्छी नहीं है, तो ये कांग्रेस से आए थे, कांग्रेस में चले जाएंगे, बड़े आराम से कह देंगे होम कमिंग है। घर का भूला शाम को घर आए तो भूला नहीं। क्या फ़र्क पड़ता है इन लीडरों को? इतने लोग तो कपड़े नहीं बदलते जितने ये पार्टियां बदलते हैं, और कहते हैं आइडियोलॉजी भी हमारी चेंज हो जाती है। जी कमाल है यार। बड़ा महान देश है हमारा, बहुत महान देश है। इतना महान देश सारी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। और फिर ये लोग ये क्लेम करते हैं कि हम डेमोक्रेसी के रखवाले हैं, हमारी वजह से डेमोक्रेसी ज़िंदा है। एक छोटा सा और केस अभी आया है। एक नंगल में एक बहुत बड़ी कारखाना हुआ करता था, PACL, एल्कली लिमिटेड का, पंजाब एल्कली लिमिटेड। वो घाटे में नहीं था, प्रॉफिट में था। 18-19 में भी उसने 40 करोड़ कमाया, फिर 15 करोड़ कमाया। फिर सरकार को पता नहीं क्या रिपोर्ट किसने दी, कैसे दी, कोई नहीं जानता। तब उसके MD थे एक हमारे IAS के 2006 के, अमित डाका साहब। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा कि डाका साहब मेरे पर केस नहीं कर सकते, क्योंकि सब अखबारों में आ चुका है। और मैं उनको गुनाहगार भी नहीं कह रहा। जो अखबारों में छपा है वो अपने मैं लोगों को तक पहुंचा रहा हूं। तो पता नहीं कैसे हुआ, मैं नहीं जानता। एक कमेटी बना दी गई कैप्टन साहब ने, जिसमें 3 वज़ीर बना दिए गए डिसइन्वेस्टमेंट के लिए। वो ये डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि ये सिक यूनिट है जी, इसका प्रॉफिट नहीं हो रहा तो इसको बेच दिया जाए। जबकि ऑन रिकॉर्ड है ये कंपनी उस वक्त भी 8 करोड़ का फ़ायदा उठा रही थी, 8 करोड़ सरकार को कमा के दे रही थी। उस डिसइन्वेस्टमेंट कमेटी के मेंबर थे हमारे श्याम सुंदर अरोड़ा साहब, जिनके घर में एक मशीन मिली है नोट गिनने की। पटियाला के बुजुर्गवार लीडर, उनके ऊपर भी विजिलेंस का केस है, ब्रह्म महिंद्रा जी। तो तीसरे थे हमारे सबसे बड़े ईमानदार, सबसे बड़े शायर, सबसे बड़े सेंसिटिव और सबसे बड़े झूठे, मनप्रीत बादल जी। ये 3 आदमियों की कमेटी बनी गई। तीनों ने कैबिनेट को रिकमेंड किया कि इसको बेच दिया जाए, ये घाटे में जा रही है। अब श्याम सुंदर अरोड़ा साहब ने उस अखबार में, ट्रिब्यून में ये कहा है, मेरे ऊपर कोई केस नहीं बनता, क्योंकि सब ट्रिब्यून की खबर सुना रहा हूँ। ट्रिब्यून में उन्होंने बयान दिया, ट्रिब्यून के कॉरेस्पॉन्डेंट को, कि हमें जो पेपर दिखाए गए उसमें ये था कि ये कंपनी घाटे में है। अगर ये बात सच है तो ये इनमें से कोई गुनाहगार नहीं है। कौन गुनाहगार है आप समझ ही गए। लेकिन इन लोगों ने उस की जो रिपोर्ट जो अरोड़ा साहब कह रहे हैं, वो उनको ये बताया गया कि घाटे में है। थी घाटे में, वो कागज़ थे नहीं, किसी को नहीं पता। ये तो अब विजिलेंस इंक्वायरी पता करेगी। तो वो हमारी सरकार इतनी मेहरबान थी, एक प्रॉफिट अर्निंग यूनिट को घाटे में मानकर उसको 42 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। और उसके जो 70% स्टेक थे, 70% जो शेयर थे, वो ढाका साहब के सौरा साहब यानी फादर इन लॉ को दे दिए गए। है ना कमाल? इससे ज़्यादा कमाल क्या होगा? प्रॉफिट कमा रही कंपनी 42 करोड़ में बेच दी गई, और 70% जो स्टेक्स हैं वो MD साहब के फादर इन लॉ साहब को दे दिए गए। अच्छा एक बात और, वो तो कैश प्रॉफिट था 8 करोड़, 8.5 का, उस वक्त जब बेची गई। अदरवाइज़ उस कंपनी की जो फिक्स्ड असेट्स हैं, लैंड, जो उनका लैंड है वो 100 करोड़ की लैंड वैल्यूएट की गई है।
2 प्लॉट उनके चंडीगढ़ में हैं, इंडस्ट्रियल प्लॉट, उनकी प्राइस देख लीजिए, और उसमें जो लगा हुआ है वो क्या इक्विपमेंट देख लीजिए, मशीनें देख लीजिए कितने की हैं। 500-600 करोड़ के असेट्स वाली कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही थी वो घाटे में मानकर बेच दी गई। है मेरा हिंदुस्तान महान। अब किसके खिलाफ क्या एक्शन होगा मेरे को नहीं पता, क्योंकि सब बड़े बड़ी अजगर हैं, सब बड़े बड़े शार्क्स हैं, कुछ होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता। एक बात मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ कि जब हमने बहुत सुना है कि जब यूपीएससी में आईएएस और आईपीएस की इंटरव्यू होती है तो एक सवाल पूछा जाता है कि वाई यू वांट टू बी इन आईएएस, वाई यू वांट टू इन आईएएस और आईपीएस। तो तकरीबन हर एक का जवाब होता है कि सर आई वांट टू सर्व माय कंट्री and I think this is the best service in which I can I can give maximum service to my country, to my countrymen, to poor people. What a service you people are giving. Thank you. Shukriya.